स्ट्रक्चर तक पहुंचे। तो इसको आप लिख सकते हैं कि बेसिक ऑफ इंग्लिश, बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, किस चीज के बेसिक पढ़ते हैं हम? इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक की हम बात करें। जब इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक की बात करें तो हम सबसे स्टार्ट में क्या लेंगे? यदि हम बात करेंगे कि भाई हम इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ते हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या होता है? यस यस, मिस्टर रफीला, व्हाट इज इंग्लिश लैंग्वेज? Yes, Mr. Nurami. The way of communication which you can message or I require the person in English word. Yes, इसके लिए क्या है? ये एक way of communication है. The way of communication in which we convey our message, our thought, our idea to the other people is called English language. In English word is called English language. Got it? तो हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज को बोलने के लिए मैंने पहले बात की कि किसी भी जबान को बोलने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? साउंड की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? साउंड की जरूरत है। अगली बेसिक है। अगर साउंड की हम बात करें तो साउंड हमारे पास क्या होता है? बड़े साउंड आप बात करें तो साउंड हमारे पास एक होता है, साउंड इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। साउंड हमारे पास एक बुनियादी इकाई है किसी भी जबान की। क्या है? एक बुनियादी इकाई है। अगर हम साउंड को नहीं जानते, इट मींस वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट any language not in spoken English. We are talking about any language. For any language we should need the sound. Sound है तो हम बात करेंगे। अगर मैंने आपको इसकी मिसाल यूं दी थी कि अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए, हम कहेंगे भाई ये बच्चा एक्सपायर्ड है, इज नो मोर। बट ये अंग्रेजी या पश्तो या कोई भी जबान बोलेगा तो ये नामुमकिन है क्योंकि उसका साउंड नहीं वो एक्सपायर्ड है। साउंड इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। इसलिए हम कह सकते हैं कि साउंड हमारे पास बेसिक यूनिट है ऑफ एनी लैंग्वेज के लिए। अब साउंड को हमने क्या किया है? साउंड को हमने डिवाइड किया दो हिस्सों में। एक को हमने किया था टोटल साउंड में कितने बताया था इंग्लिश में? 44 साउंड। टोटल कितने? 44 हमारे पास इंग्लिश साउंड है। इस 44 इंग्लिश साउंड में सबसे पहले जो हमने डिवाइड किया है ये प्रोनाउंसिएशंस के लिहाज से। If we are talking about the sound, there are 44 sound, but it is a correct pronunciation. We can pronounce the word in English in a 44 types of sound. Got it? So sound को हमने मज़ीद डिवाइड किया, स्ट्रक्चर के लिहाज से डिवाइड किया कितने इसमें? इसको हमने दो हिस्सों में, एक को हम कहते हैं वोकल साउंड। क्या कहते हैं? वोकल साउंड। और दूसरा जो हमारे पास है कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है। अब वोकल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड में क्या फर्क होता है? इसका सिंपल बात ये है कि वोकल साउंड में आपने को बताया था कि जब कोई भी साउंड जो वोकल कार्ड से क्रिएट किया जाए, वोकल कार्ड से तो सब क्रिएट होते हैं लेकिन इसमें बाकी अदर पार्ट्स का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है? द साउंड व्हिच प्रोवाइड फ्रॉम द वोकल कार्ड इज कॉल्ड वोकल साउंड। ऐसा साउंड जिसको हम वोकल कार्ड से प्रोवाइड करते हैं उसको हम वोकल साउंड कहते हैं। और जो कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ बॉडी। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या है? पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब देखिए पार्ट्स ऑफ बॉडी से मुराद ये है कि ऐसा साउंड जो पार्ट्स ऑफ बॉडी से क्रिएट हो, किसी क्रिएट हो पार्ट्स ऑफ बॉडी से प्रोवाइड हो, उसको क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड। अब देखिए जो वोकल साउंड है आपके सामने ये टोटल है 20, ठीक है? और जो कॉन्सोनेंट है ये 24। तो 20 + 24 = 44। ठीक है? यहां तक बात क्लियर है? अब चलो देखिए जब हम साउंड की बात कर ले तो साउंड के बाद कोई भी ऐसा साउंड हम जो है रिटन फॉर्म में नहीं ले सकते। ठीक है ना? सॉरी, साउंड को हम लिख नहीं सकते। जब लिख नहीं सकते तो उसकी क्या है? ग्रामर में या इंग्लिश जो एक्सपर्ट है, जो फाउंडेशन है, उन लोगों ने क्या किया? उसको लेटर में तब्दील किया। किससे तब्दील किया? लेटर में तब्दील किया। अब लेटर क्या है? लेटर इज द रिटन फॉर्मेशन ऑफ साउंड। यानी किसी भी जबान को साउंड की जरूरत होती है, फिर साउंड के बाद फिर हमें लेटर जरूरत होती है। अब लेटर्स क्या है? रिटन फॉर्मेशन ऑफ द साउंड। साउंड क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन विच कन्वे आवर मैसेज और पर्सन इज कॉल्ड लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। गॉट इट? अब देखिए इस लेटर्स की अगर हम बात करें, टोटल लेटर्स की अगर हम बात करें तो 26 है। इस 26 को एक स्पेशल नाम दिया जाता है जिसको क्या कहते हैं? अल्फाबेट। अब देखिए एक होता है अल्फाबेट, दूसरा क्या होता है बेटा? अल्फाबेट्स। अब देखिए ये आपने 26 जो लेटर्स की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? लेटर्स की हम बात करें तो ये 26 ये लेटर ये अल्फाबेट है। लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं अल्फाबेट्स करते हैं क्योंकि ये कहते हैं कि प्लूरल फॉर्म है।
अल्फाबेट्स का प्लूरल फॉर्म ब्रिज होता है, ये अल्फाबेट होता है। अल्फाबेट से अगर आपने कर लिए तो अल्फाबेट से मुराद क्या है? अल्फाबेट से मुराद है लैंग्वेज, यानी आप लिख सकते हैं कि इंग्लिश इज अ अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स, इंग्लिश एक जुबान है, अंग्रेजी जुबान, ठीक है ना। अब जरा देखिए इस अल्फाबेट की हम बात करें, ये अल्फाबेट हमारे पास डिवाइड हो चुके हैं, यानी ये अल्फाबेट्स नहीं है, ये अल्फाबेट है। गाइस अब जरा देखिए ये लेटर्स को हमने मजीद, जैसे कि हमने साउंड को डिवाइड किया, इस लेटर को भी हमने डिवाइड किया, लेटर को भी हमने डिवाइड किया, कितने इसमें डिवाइड किया? 2 इसमें। अगर हम देखें, मैंने आपको बात की थी कि भाई A B C D E F G to Z तक, अगर हम इसमें बात करें तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड है। कितने हिस्सों में डिवाइड है? 2 हिस्सों में डिवाइड है। जब 2 हिस्सों में डिवाइड है तो इसका मतलब है कि ये भी हमारे सामने 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 को क्या कहते हैं? वाउल्स लेटर्स, वाउल्स लेटर्स, और दूसरा हमारे सामने क्या होगा? कॉन्सोनेंट लेटर्स। कॉन्सोनेंट लेटर्स। ठीक है, अब जरा देखिए एक फ्लो, एक चार्ट बन रहा है मुकम्मल तौर पे प्रॉपर तरीके से बेसिक से जा रहा है। अब देखिए साउंड को हमने जब किया, अब जब देखिए रिटन लेटर हमारे पास क्या था? रिटन फॉर्मेशन ऑफ द साउंड था, रिटन फॉर्मेशन ऑफ द साउंड। लेकिन यहां पे देखिए, यहां पर हमारे पास एक टाइप से था वावल्स लेटर। अब देखिए टोटल 26 से वावल लेटर हमारे पास कितने हैं? 5 है, और कॉन्सोनेंट कितने हैं? 20। इसमें सीवी वावल्स की बात की जा रही है, डब्ल्यू और वाई सी, लेकिन वो आजकल इसका वो कंसेप्ट खत्म है। मुकम्मल तौर पे क्या रहता है, वो कभी-कभी वो कॉन्सोनेंट साउंड में प्रोवाइड करते हैं, उसको हम पार्ट्स ऑफ बॉडी से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, प्रोनाउंस करते हैं। करेक्ट। अब देखिए हमारे सामने जो वावल्स लेटर्स हैं, अब जैसे कि आपसे पूछिए कि वोकल साउंड क्या है? वोकल साउंड इज प्रोवाइड फ्रॉम द वोकल कॉर्ड। कॉन्सोनेंट क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड क्या है? बॉडी प्रोवाइड्स फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ बॉडी, इसका कॉन्सोनेंट साउंड। अब देखिए इसी तरह अगर आपसे पूछिए कि व्हाट इज वावल्स लेटर्स, तो आप सिंपली बता दें कि वावल्स लेटर इज द रिटन फॉर्मेशन ऑफ वावल साउंड, वोकल साउंड। अब सिंपल लिखें कि ये क्या है? रिटन फॉर्मेशन है, किस चीज का? वोकल साउंड। वोकल साउंड का है। समझ आ रही है? और कॉन्सोनेंट क्या है? कॉन्सोनेंट ये रिटन फॉर्मेशन है कॉन्सोनेंट साउंड का, क्योंकि हमारे पास लेटर जो है वो साउंड की रिटन फॉर्मेशन होती है, और यहां पे वावल जो है ना वो रिटन फॉर्मेशन किसकी होती है? वावल साउंड की, वोकल साउंड की, और जो कॉन्सोनेंट लेटर्स है किसकी रिटन फॉर्मेशन? कॉन्सोनेंट साउंड। समझ आ गई है? अब देखिए मैंने यहां पे एक बात आपको बताई थी कि भाई अगर हमारे पास सिंगल ए हो तो इसको हम क्या कहेंगे? लेटर। इसको हम लेटर कहेंगे। समझ आ रही है ये? अब देखिए नंबर 2, अगर नंबर 2 की बात कर ले, जो हमारे पास सिंगल ए हो और अगर 2 हो, कोई भी मोर देन 1 हो, एम हो और साथ साथ में ओ कर दूं, तो ये क्या बन जाते हैं? लेटर। ये बन जाते हैं लेटर। इसको आप लेटर नहीं कह सकते। क्यों लेटर कहेंगे? क्योंकि ये हमारे पास क्या है? प्लूरल फॉर्म है, और ये क्या है बेटा? सिंगुलर फॉर्म है। अगर यहां पे देखिए ये तो सिर्फ 2 है, कितने बेटा? 2 है, लेकिन अगर मोर देन 1 हो, 2 से लेकर 25 तक हो, तो उसको हम फिर भी कहेंगे क्या चीज? लेटर्स। उसको हम लेटर्स कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? लेटर्स कहेंगे। लेकिन जो ही ए से लेकर ए टू जी तक, इसको हम क्या कहेंगे? अल्फाबेट। इसको हम डायरेक्टली इसको लेटर्स नहीं कह सकते, इसको क्या कहेंगे? अल्फाबेट। अल्फाबेट कहेंगे। ठीक है, ठीक। अच्छा, तो इसको हम क्या कहेंगे? अल्फाबेट कहेंगे। सिंपल बात है। अब जरा देखिए, तो जहां की बात है, तो अगर मैं बात करूं तो अल्फाबेट हमारे पास क्या होता है? यानी सिंपल यही है कि अल्फाबेट हमारे पास क्या होता है? रिटन फॉर्म होता है। ये क्या होता है? रिटन फॉर्म होता है। जब रिटन फॉर्म की अगर हम बात कर ले तो हमारे पास 3 किस्म के लेटर्स आ जाते हैं। कितने किस्म के लेटर आ जाते हैं? 3 किस्म के लेटर आ जाते हैं, जिसमें हम एक को कहते हैं लेटर, दूसरा लेटर्स और तीसरा अल्फाबेट। अब देखो यहां तक कोई बात हम कर रहे हैं, यानी ए टू जी अल्फाबेट कहते हैं, और अल्फाबेट्स कहें तो वो क्या हो जाता है? जुबान बन जाता है। समझ आ रही है? अब इसके बाद देखें लेटर्स की। मैंने कहा कि लेटर हमारे सामने ए, एम,
NO। अगर मैं बात करूं कि बेटा ये क्या है, आप कहेंगे सर मोर देन 1 है और इक्वल टू 4 है, तो ये क्या बन जाएगी बेटा? लेटर्स बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहां पे लिखा कि ONNY, क्या लिखा मैंने? ONNY, क्या ये लेटर्स है? ये वर्ड के लेटर्स तो है लेकिन ये मीनिंगफुल है। ये क्या है? मीनिंगफुल है। जब ये मीनिंगफुल है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वर्ड हो गया। क्या बन गया? वर्ड हो गया। तो इसका मतलब ये है कि लेटर को अगर हम मजीद आगे लेके चले तो लेटर्स के बाद हमें क्या होता है? वर्ड होता है। अब वर्ड क्या होता है? कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स इस वर्ड को वर्ड करता है। समझ आ रही है? यानी ऐसा कलेक्शन होगा लेटर्स को जिसका मीनिंग हो, जिसका प्रॉपर मीनिंग हो। अब देखिए ये A M N O जो है इसका कोई मानी नहीं है, मीनिंग इट डजंट गिव सम प्रॉपर मीनिंग। ओके, डोंट हैव एनी मीनिंग, सो बिकॉज़ ऑफ इट इज नॉट अ वर्ड, इट इज लेटर। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अब जरा देखिए वर्ड्स की मैंने बात की, कोई भी वर्ड से बिना आपके सामने हो तो वो क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। कोई भी वर्ड्स की अगर हम बात करें तो वो क्या बनता है? वो पार्ट्स ऑफ स्पीच बनता है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? The source of the source of communication in which we convey a message, the source of communication in which we use different kind of words. These all words are parts of speech. ये definition, ये define करते हैं parts of speech इस तरीके से। यानी अल्फाजों का वो अल्फाज जो हम मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं अपनी कम्युनिकेशन में, तो वो सारे के सारे अल्फाज क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। समझ आ रही है? पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने कहा कि जब बेसिक को हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे। अब देखिए जब अगर मैं बात की इसकी बात करूं मजीद, अब वर्ड्स की कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है बेटा वो क्या है? सेंटेंस। एंड इस सेंटेंस को हम स्टार्ट करेंगे। सेंटेंस की स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर किया था कि सेंटेंस के कितने स्ट्रक्चर होते हैं। समझ आ रही है? तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, जो बेसिक है, वो आज हम इंशाल्लाह मजीद इसकी बात कर लेंगे। यहां तक बात ठीक है? कोई मसला तो ये? अब देखिए आप इसको जब वीडियो देखते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। ठीक है, जब मैं साइड दूं तब स्क्रीनशॉट ले ले और अपने पास सेव कर सकते हैं। समझ आ रही है? मैं तो अपनी ईमेल आपको ले सकते हो, इसमें स्क्रीनशॉट लेके फिर उसको आप डायरेक्टली अच्छे तरीके से कॉपी कर सकते हैं। समझ आ रही है? तो कोई प्रॉब्लम है यार? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैंने ये बेसिक तैयार किया है। बेसिक हमारे पास क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज की टोटल बेसिक है। तो हम बेसिक में क्या पढ़ेंगे? बेसिक में आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? सेंटेंस। आज हमारा टॉपिक क्या है? सेंटेंस। अब जरा देखिए सेंटेंस की अगर हम बात करें, आप YouTube पे देख लोगे, मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक वीडियो अपलोड किया है, आप उसको चेक कर लें। तकरीबन 45 मिनट की है लेकिन 55 मिनट की वीडियो है। आप उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मुकम्मल वो देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब जरा देखिए सेंटेंस में सबसे पहले सेंटेंस क्या होता है? हमने ये बात की कि सेंटेंस जो है ये क्या है? नंबर 1 कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। ये कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है। कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स होता है। समझ आ रही है? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है। वर्ड से होगा तो मीनिंगफुल होता है। ठीक है, अब देखिए नंबर 2 हमारे पास क्या है? ये कंप्लीट मीनिंग देता है। कंप्लीट सेंस। कंप्लीट मीनिंग देगा, ये मुकम्मल मीनिंग देगा। और नंबर 3 क्या होना चाहिए? कंप्लीट सेंस भी उसका होना चाहिए। कंप्लीट सेंस होना चाहिए। समझ आ रही है? आप जब कंप्लीट सेंस की हम बात करें तो लाजमी बात है कि वेल अरेंजमेंट भी इसकी होनी चाहिए। वेल अरेंजमेंट से बात क्या हुआ? यानी स्ट्रक्चर के लिहाज से ये ठीक होना चाहिए। कोई भी ऐसा लफ्ज जो अल्फाजों का मजमूआ हो जो हमें मुकम्मल समझ दे, मतलब दे और वेल अरेंजमेंट की बुनियाद पर वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। इसमें मैंने आपको बात बताई कि सेंटेंस के साथ लोग ये एक क्लास है, क्लास को लोग सेंटेंस कहते हैं, लेकिन ये टोटल बेटा क्या है? ये गलत बात है। क्लास कभी भी सेंटेंस नहीं हो सकता। समझ आ रही है? क्लास कभी भी सेंटेंस नहीं हो सकता। यहाँ तक बात क्लियर है? अब जरा देखिए जब क्लास सेंटेंस नहीं हो सकता तो क्लास भी क्या होता है? क्लास भी एक्चुअली अगर हम बात करें तो क्लास के हमारे पास
एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्लास की बात मैंने की है आपको, क्लास में पढ़ा है नहीं पढ़ा? हमने क्या पढ़ा सेंटेंस के स्ट्रक्चर में? सब्जेक्ट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हमने क्लियर किया। अब देखिए इस सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, अब देखिए यहां पे मैंने बोला कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। ये कलेक्शन ऑफ वर्ड जो है ये क्या किस चीज की तरफ इशारा करता है? ये स्ट्रक्चर की तरफ इशारा है। किसकी तरह बेटा? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मींस फ्रेमिंग। गॉट इट? ये फ्रेमिंग। अब देखिए किसी भी सेंटेंस को हम फ्रेम कैसे करते हैं? मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सेंटेंस की जो बेसिक फ्रेम है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स है। क्योंकि अदर वर्ड्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अदर वर्ड्स में कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, अदर वर्ड्स में मॉडिफायर भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, उसके बाद फ्रेज भी हो सकता है, क्लॉज भी हो सकता है, प्रेडिकेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अदर वर्ड्स के लिए। सिर्फ और सिर्फ सिंपली आप इसको इतना लिमिट तक ना लें कि भाई सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। गॉट इट? अब देखिए अब जो मैंने बात की है सब्जेक्ट, ऑलरेडी स्ट्रक्चर के लिहाज से हमने बात की है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ये हमारा क्या है? ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या है बेटा? बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी सेंटेंस का। किस चीज का स्ट्रक्चर है? सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। गॉट इट? अब देखिए इसमें मैंने आपको सब्जेक्ट क्लियर किया, समझ आ रहा है? याद है ना सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट इज सब्जेक्ट? Subject is अब देखिए सब्जेक्ट कैन बी word and non-word which is used in start of sentence, which we talk about. which is used in start of sentence, but the words which we talk about in a sentence is called subject. यानी सब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है? जिसके बारे में to talk about in a sentence, जिसके बारे में हम बात करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होगा बेटा? सब्जेक्ट होगा। पहली बात ये है। दूसरा सब्जेक्ट हमेशा के लिए always used Instead of sentence. instead of sentence। हमेशा के लिए सब्जेक्ट क्या होता है? instead of sentence, यानी जुमले के शुरू में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है? उसके बाद देखिए जब हम नंबर 3 बात करते हैं तो सब्जेक्ट हमारे पास can be doer And non-doer. can be doer and non-doer। अब ये non-doer और doer भी हो सकते हैं। अभी doer क्या होगा? जब doer होगा तो ये जाहिर करेगा किस चीज को? Agent. ये एजेंट को जाहिर करेगा। किसको जाहिर करेगा बेटा? एजेंट को जाहिर। और जब non-doer होगा तो किसको जाहिर करेगा? ऑब्जेक्ट को जाहिर करेगा। तो इससे मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी हमारा जो सब्जेक्ट है ये नंबर 1 हमारा जो एजेंट है ये सब्जेक्ट बन सकता है। क्या हो सकता है? सब्जेक्ट बन सकता है। और नंबर 2 जो ऑब्जेक्ट है ये भी क्या हो सकता है? सब्जेक्ट बन सकता है। समझ आ रही है? तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई कोई एजेंट है ये सब्जेक्ट बन सकता है और ऑब्जेक्ट जो है ये भी सब्जेक्ट बन सकता है। यहां तक बात क्लियर है? अब सवाल यहां पैदा हो रहा है कि सर एजेंट क्या होता है? ऑलरेडी मैंने आपको यहां पे भी बात कर दी है कि जो डूअर ऑफ एन एक्शन होगा, डूअर ऑफ एन एक्शन जो होगा, अभी डूअर ऑफ एन एक्शन से क्या बना रहे हैं? अब बाइलिंगुअल है कि काम करने वाला। अब काम करने वाला असल में एजेंट है। ये सब्जेक्ट बन सकता है काम करने वाला, लेकिन इसको हम असल में जो काम करने वाला होगा उसको क्या कहेंगे? एजेंट कहेंगे। दूसरे मैंने बताया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है ये क्या है? ये रिसीवर ऑफ एक्शन। ये क्या है? रिसीवर ऑफ एक्शन है। अब ये जो रिसीवर ऑफ एक्शन है ये लाजमी बात है कि ये नॉन डूअर होगा। ये क्या होगा? नॉन डूअर होगा। अब ये नॉन डूअर जब होगा तो लाजमी बात है कि ये भी क्या होगा? सब्जेक्ट का काम करेगा। लेकिन जब तब ये सब्जेक्ट कहेंगे जो हम इसके बारे में बात करेंगे, टू टॉक अबाउट। यहां तक बात क्लियर है? Yes, sir. कोई मसला तो नहीं? No, sir. अब इसमें देखिए बेटा जो स्ट्रक्चर है बुनियादी स्ट्रक्चर उसमें मैंने सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस Object. अदर वर्ड्स में, ये तो बेसिक है हमारे पास। इसमें मैंने सब्जेक्ट और पहला जो स्ट्रक्चर मैंने लाया था प्लस ऑब्जेक्ट दिया है।
अब इसमें ऑलरेडी जो पहला स्ट्रक्चर हमें मिला है इस बेसिक से, ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर इससे पहला स्ट्रक्चर जो हमें मिला है इसमें हमने जान लिया है कि हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का हमें पता चल गया है। समझ आ रही है? इसकी मिसाल कैसे देनी है, जैसे कि मैंने कहा था कि भाई यहां पे लिखो कि भाई साइमा इज reading a newspaper, साइमा न्यूज़पेपर पढ़ रही है, गालिब। अब देखिए, अब मैंने कहा कि सब्जेक्ट क्या होता है, एक्चुअली सब्जेक्ट हमारे सामने जिसके बारे में बात की जाए। अब देखिए ये पेपर पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, साइमा। यानी ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट मैंने किसके बारे में लिखी है, साइमा के बारे में लिखी। जब साइमा के बारे में स्टेटमेंट लिखा तो जो बात जुमले में जिसके बारे में बात की जा रही है वो क्या होता है, सब्जेक्ट। वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट होता है, लेकिन आप देख लें ये साइमा कोई काम कर रही है, यस सर, बिल्कुल काम कर रही है। काम क्या कर रही है बेटा, पढ़ रही है, काम कर रही है। क्या कर रही है, पढ़ रही है। किस चीज को पढ़ रही है, जिस चीज को पढ़ रही है वो रिसीवर ऑफ एन एक्शन है, यस। यानी पढ़ने का काम किसको हो रहा है, रिसीवर ऑफ एक्शन इसको कहते हैं। और रिसीवर ऑफ एक्शन हमारे पास क्या होता है, रिसीवर ऑफ एक्शन ऑब्जेक्ट। समझ आ रही है कि नहीं? अब जरा देखिए ये काम जो हो रहा है, ये काम कौन कर रहा है, साइमा। अब काम करने वाले कौन क्या कहते हैं, एजेंट कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये एजेंट सब्जेक्ट बन गया, यानी ये एजेंट सब्जेक्ट। समझ आ रही है? अब इसकी मिसाल मैंने कुछ यूज दी बेटा। देखिए बहुत बड़ी गलतफहमी है कि भाई लोग कहते हैं कि भाई कभी जब हम एक्चुअल और पैसिव की बात करते हैं तो सब्जेक्ट को कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करते हैं सब्जेक्ट की जगह। ये बिल्कुल गलत बात है। सब्जेक्ट बेटा कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब काम करने वाले मतलब मैं पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी, भी के पाकिस्तानी, अगर हम अमेरिका चले गए तो क्या हम अमेरिकन हो जाएंगे, नहीं। वी आर बेसिकली पाकिस्तानी बट वी आर सेटल्ड इन अमेरिका, ये सेटल्ड इन अमेरिका। सो हमारी जो कवर है ना वो चेंज हो सकती है, लेकिन हमारा जो इंटरनल है, जो बेस है, जो पैदाइश है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। अब देखिए अगर सब्जेक्ट को हम यहां से यहां भी ले गए ना, ये सब्जेक्ट रहेगा, काम वही करेगा। अभी मैं प्रूफ करके दे दूं किस तरीके से काम करेगा, देखिए। अब इसको अगर मैं पैसिव के बारे में पैसिव वॉइस क्लास में लिखूं तो ये यही है कि भाई अ न्यूज़पेपर is being read by Saima। अब जरा मेरी बात सुनिए, हमने ऑब्जेक्ट क्या बोला है कि ऑब्जेक्ट काम को रिसीव करने वाला है, क्या होता है। अब यहाँ पे मुझे बताइए ये काम किस पे हो रहा है, न्यूज़पेपर। ये काम न्यूज़पेपर पे हो रहा है ना। अब देखिए अगर मैंने न्यूज़पेपर यहाँ पे लिखा था और मैंने यहाँ पे लिखा, अब देखिए ये is being read by साइमा के जरिए पढ़ा जा रहा है। क्या चीज, किसके बारे में बात हो रही है, न्यूज़पेपर। ये स्टेटमेंट जो है ये किसके बारे में हो रही है, न्यूज़पेपर। और जिसके बारे में बात की जाए, ये स्टेटमेंट हमें किसके बारे में बात बताई जा रही है, न्यूज़पेपर। और जिसके बारे में बात करें तो वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। समझ आ रही है, आ रही है। अब देखिए जो सब्जेक्ट है ये काम करने वाला नहीं होता, ये काम करने वाला है, काम नहीं कर रहा है। इसमें ये जो एक्शन है जो पढ़ा जा रहा है, पढ़ा क्या जा रहा है, न्यूज़पेपर। ये एक्शन को अपनी तरफ रिसीव करते हैं, एक्शन को अपनी तरफ रिसीव करते हैं, उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट रहा कि नहीं रहा, सब्जेक्ट तो है ये, लेकिन क्या है बेटा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे हम काम करने वाले, मैंने तो सब्जेक्ट चेंज नहीं किया, वही जगह रहेगी। सब्जेक्ट उधर ही स्टार्ट में हम कहते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेके जाएंगे। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अब जरा देखिए यहाँ पे जो है ये काम कौन कर रहा है, किसके जरिए काम हो रहा है, काम करते रहे क्या कहते हैं, एजेंट। ठीक है, तो एजेंट हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है, जब ऑब्जेक्ट एजेंट हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। इसको कभी भी आप ये ना कहें कि
वही काम करने वाला एक एजेंट है। समझ आ गई है? लेकिन इसको केस हमने तब्दील किया। अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे पाकिस्तानी कपड़े पहन रहा हूँ, अमेरिका में जाओ तो वहाँ पे पैंट शर्ट पहने तो आप कहेंगे तू नहीं तमीज से अमेरिकन है। नहीं, वही पठान पठान होते भी, लेकिन वहाँ पे सिर्फ लिबास मैंने चेंज किया, जगह मैंने चेंज किया। इसका मतलब इन लोगों ने क्या किया है, लिबास को चेंज किया, केस चेंज किया। केस असल में क्या है, कपड़े गाड़े। तो बुनियादी तौर पर हमारे पास क्या है, यही चीज है। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हमने क्लियर किया है। कोई प्रॉब्लम है अभी? कोई मसला है? तो ये हमारे सामने क्या है, ये बेसिक था जो हमने पढ़ लिया है और समझ लिया है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिहाज से। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। किसी का कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन है किसी का? चलो ठीक है। अब आगे जो हम आज का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में प्रॉपर बात कर लेंगे कि आज हमने क्या करना है, क्योंकि यहाँ तक अब हमने प्रीवियस एक मंथ जो 1.5 मंथ क्लास ली है तो उसमें हमने यहाँ तक बेसिक को पढ़ा, ठीक है? ये प्रॉपर बेसिक है हमारे पास। अब देखिए स्ट्रक्चर मैंने क्या लिया, मैंने सब्जेक्ट प्लस यानी फर्स्ट स्ट्रक्चर जो मैंने लिया था वो सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस अदर वर्ड ऑब्जेक्ट। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो बेसिक के बाद फर्स्ट स्ट्रक्चर जो मैंने लिया था, फर्स्ट स्ट्रक्चर वाला है। ओके, अब देखिए इसमें सर हमने क्या पढ़ा है, हम तरतीब के साथ पढ़ेंगे बेटा। ये नहीं है एक धागे को पकड़ेंगे साथ पकड़ के रखेंगे एक तक जाएंगे। ये बात नहीं है कि भाई हम यहां से जंप कर रहे हैं फलानी जगह पे, जो आगे जाता रहेगा तो हमें चलो से पढ़ते रहेंगे प्रॉपर तरीके से। जैसे कि बेसिक से मैंने स्टार्ट किया, सब कुछ मैंने किया, ठीक है? इस प्रॉपर तरीके से अगर आप स्टडी करोगे तो यू विल नेवर फेस एनी डिफिकल्टी इन एनी हर्डल इन योर लाइफ। एक्चुअली यू विल बी गॉट अ ग्रेट मार्क्स ईच एंड एवरी स्पेशल एग्जाम अगर आप इस चीज को समझोगे, ठीक है बेटा? अब जरा देखिए सर, सब्जेक्ट का हमें पता चल गया और ऑब्जेक्ट का हमें पता चल गया। सब्जेक्ट का पता कैसे चला सर? सब्जेक्ट का पता ये चला कि सर सब्जेक्ट जो हमारे पास है ये क्या हो सकता है, ये एडजेक्ट हो सकता है, और ये सब्जेक्ट क्या हो सकता है सर? ऑब्जेक्ट हो सकता है। सर सब्जेक्ट क्या होता है, जुमले के स्टार्ट में जो इस्तेमाल होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं, ये ड्यूअल भी होगा और नॉन ड्यूअल भी होगा, एजेंट भी होगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा। करेक्ट? अब देखिए सर ये दोनों का हमें पता चल गया। न्यू चीज क्या है हमारे सामने, जो डबल क्लिक मैंने किया, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक पार्ट है, ठीक है? जो हम बात करेंगे वर्ड के बारे में, लेकिन वर्ड इतने तक पढ़ेंगे, बाकी डिटेल्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा होगा। यहां पे हम किस चीज को पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर तक जितना हमें जरूरत होता है, वर्ड की जरूरत है, तो वहां तक हम वर्ड को स्टडी करेंगे। यहां पे देखिए वर्ड हमारे पास यहां पे भी स्टडी होगा, आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी आएगा, फिर टेंसेस में भी मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है? एक्टिव पैसिव में भी पढ़ाऊंगा। जहां तक वर्ड की जरूरत है, जितने फंक्शन के लिहाज से उसको फंक्शन के उसी के मुताबिक पढ़ेंगे। ये जो हमारे पास सेंटेंस के होता है, इसका अपना एक फंक्शन होता है। जब हम इसको प्रॉपर्ली पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ाएंगे तो उसको एक और तरीके का होता है। समझ आ रही है? और फिर जब हम एक्टिव पैसिव में पढ़ेंगे या नरेशन में पढ़ेंगे तो उसका एक और तरीके का होता है, ठीक है? सिर्फ इसको हम यूज करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम यहां पे ऐड डालते हैं किस चीज का, वर्ड का। अब देखिए वर्ड एक्चुअली मैंने बताया कि वर्ड क्या होता है, कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर किया है। वर्ड हमारे पास क्या होता है, शो द एक्शन एंड स्टेट एंड। हां देखिए वर्ड बेटा सिंपली बात ये है कि वर्ड हमें क्या करता है, सिंपल ये है कि वर्ड एक्शन और स्टेट को शो करता है, ठीक है? वर्ड इज अ वर्ड व्हिच शोज द एक्शन एंड स्टेट इन अ सेंटेंस। जो हमें किसी भी जुमले में एक्शन और स्टेट को जाहिर करे तो क्या होता है, वर्ड होता है। अब देखिए यहां पे हम रेगुलर, इरेगुलर, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फिनाइट, इनफिनाइट, लेक्सिकल, एम्पिरिकल की बात नहीं करते। यहां पे हम सिर्फ टाइप्स नहीं पढ़ेंगे, यहां पे हम सिर्फ यूज पढ़ते हैं कि जुमले में कैसे इस्तेमाल करें। ये तो हमें पता है कि सर सब्जेक्ट के बाद और ऑब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल, दरमियान में इसका इस्तेमाल। यहां तक तो बात क्लियर है? यानी सब्जेक्ट के बाद और ऑब्जेक्ट से पहले, यानी सब्जेक्ट के बाद और अदर वर्ड से पहले हमारे वर्ड का इस्तेमाल होता है। ये क्लियर है? पहला यूज आप देखिए कि कोई भी बात है, अब स्टेट के यहां से अगर बात करें तो स्टेट में भी दो चीज मिलती है,
एक को हम कहते हैं हैपनिंग और दूसरा किस चीज को क्या कर रहा है? पोजीशन। अब देखिए बेटा, कोई भी जिधर भी कोई भी वर्ब हो, हाफ इनफिनाइट हो, इनफिनाइट हो, जिसको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं, इररेगुलर वर्ब कहते हैं, ट्रांजिटिव कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, सारे के सारे अदर वर्ड से पहले और सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होगा, मासिव आए हेल्पिंग वर्ब जो कि सवालिया दिशा में हम सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं। सवालिया जुमले में हम सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं, बाकी तमाम के तमाम जो है ना अदर वर्ड से पहले और सब्जेक्ट के बाद आएगा। ठीक है ना? कोई भी होगा अब जिस तरीके से होगा, लेकिन जाहिर करेगा या तो एक्शन को जाहिर करेगा, या तो हैपनिंग को जाहिर करेगा, या तो पोजीशन को जाहिर करेगा, क्योंकि ये स्ट्रेट हम ये दो चीजें जाहिर करेंगे। इसके अलावा वर्ब कोई भी किसी तरह की फंक्शन नहीं करता। यहां तक बात क्लियर है? यानी वर्ब क्या करता है, किसी भी जुमले में तीन चीजों को जाहिर करता है। नंबर 1 एक्शन, एक्शन कहते हैं काम को, हैपनिंग, हैपनिंग कहते हैं होने को, और पोजीशन, पोजीशन कहते हैं मलकियत। यानी ये तीन चीजों को जाहिर करने वाला हमारे पास क्या होगा? वर्ब होगा। अब जरा देखिए, अब इस वर्ब की अगर हम मजीद बात कर ले तो वर्ब हमारे सामने यहां तक हमने ये सीखा कि भाई वर्ब क्या जाहिर करेगा, एक्शन और हैपनिंग। अब देखिए किसी भी जुमले में जब वर्ब का इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी भी जुमले में जब वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो जुमले में वर्ब का इस्तेमाल करने के लिए यहां पे आप स्ट्रक्चर को दोबारा लिखिए, प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए वर्ब अगर जुमले में इस्तेमाल होगा तो दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। कितने तरीके से? दो तरीके से इस्तेमाल किया। किस तरीके से? नंबर 1 जो होगा वो आपका हेल्पिंग वर्ब की शक्ल में होगा, और नंबर 2 जो होगा किसकी शक्ल में होगा बेटा? मेन वर्ब, मेन वर्ब की शक्ल में होगा। और मेन वर्ब के बाद आप लिख लें, यहां पे क्या कर लें, ऑब्जेक्ट और प्लस यहां पर सब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है? yes. अब देखो इस तरीके कार के मुताबिक, यानी ऑब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट के बाद जो होगा वो आपके सामने क्या किया जाएगा? वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, वर्ब में लाएगा। अब अगर बात करें तो वर्ब की किसी भी जुमले में एक वर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी भी जुमले में एक वर्ड अकेले इस्तेमाल होगा। कोई भी वर्ड जब अकेले में इस्तेमाल आ जाए तो वो हमारे सामने क्या होगा बेटा? मेन वर्ब। वो हम मेन वर्ब कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? मेन वर्ब कंसीडर करेंगे। खवा को हेल्पिंग वर्ब क्यों ना हो, या कोई मेन वर्ब तो वैसे भी मेन वर्ब होगा। समझ आ गई? लेकिन अगर ये सिंगल आ जाए तो ये क्या कहलाएगा? मेन वर्ब कहलाएगा। समझ आने के लिए जैसा कि मैं बता दूं कि भाई he is in the class, he is in the class, got it? वो क्लास में है। अब जरा देखिए इसमें कितने वर्ब इस्तेमाल होगा? एक ही वर्ब, लेकिन ये शक्ल में क्या है? शक्ल में तो हेल्पिंग वर्ब लग रहा है, लेकिन यहाँ पे किस चीज का काम कर रहा है? मेन वर्ब, मेन वर्ब का काम कर रहा है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब सपोर्ट करता है मेन वर्ब का। कोई मेन वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब की हम उसको डालेंगे, अगर दूसरा वर्ब है नहीं जिसका सपोर्ट करेगा तो वो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? वो मेन वर्ब होगा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो मेन किसे कहते हैं? मेन उसे कहते हैं जो कोई हेल्पिंग उसका किसी को मदद ना करे। हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं टू सपोर्ट द मेन वर्ब। गॉट इट? अब यही बात को हम अगर आप आगे बढ़े तो मैंने क्या कहा कि किसी भी जुमले में एक वर्ब इस्तेमाल होगा, एक वर्ब को क्या होगा? मेन वर्ब होगा। नंबर 2 किसी भी जुमले में टू बाय वर्ब इस्तेमाल होंगे। जब टू बाय वर्ब होंगे तो उसको क्या कहेंगे? टू वर्ड। ठीक है? अब जब टू वर्ड होगा तो पहला वाला जो है कौन सा वाला? जो फर्स्ट वन है वो हमारा क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा, और जो सेकंड है वो क्या होगा? मेन वर्ब, मेन वर्ब। और यहां पे एक बात और भी सुनिए, हेल्पिंग वर्ब की कोई मानी नहीं होती। हेल्पिंग वर्ब इज मीनिंगलेस, इज ऑलवेज मीनिंगलेस। इट जस्ट हेल्प टू represent the tense or time.
करेक्ट, ये रिप्रेजेंट करते हैं टेंस को या द टेंस के टाइम को। समझ आ रही है? इसी वजह से हेल्प करेगा। इसको कोई और मदद नहीं करता कि किसी को पैसे देता है, और मदद नहीं करता कि किसी को ये कोई वो डाल दे कि भाई आप बुरी हो तो आप जो मैं आपको लेके देता हूं। नहीं, ये हेल्प करता है किस तरीके से? टू रिप्रेजेंट द सेंटेंसेस। दिस सेंटेंस इज बिलोंग टू दिस टेंस, जो ऑलरेडी मैंने टेंस में आपको बताया है। ठीक है, अब जरा देखिए ये हेल्पिंग वर्ब को क्यों कहेंगे? ये इसलिए कहेंगे कि इसका मेन वर्ब है जिसका ये मदद करेगा। मदद क्या करेगा? कि रिप्रेजेंट करेगा किसी जुमले को। समझ आ रही है? ये रिप्रेजेंट करेगा इसको, किसी जुमले को रिप्रेजेंट करके, इसलिए हम इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब देखिए किस तरीके से सर होगा। यहां पे मैं लिखता हूं कि he is reciting the Holy Quran। अब देखिए is reciting the Holy Quran। अब सर देखिए बेटा यहां पे आपके सामने क्या है? true word। ठीक, अब true word में तो पहला मैंने क्या बोला कि क्या होगा? और दूसरा क्या होगा? मेन होगा। समझ आ रही है नहीं यार? अब ये इस जो है ये क्या करता है? इस मेन वर्ब का मदद करता है। इस तरीके से मदद करता है। ऑलरेडी जो आपने टेंसेस पढ़ाया है, टेंसेस में क्या पढ़ा है? नंबर 1 में आपको पढ़ाया कि भाई ये क्या है हमारे पास? V5 है। ये क्या है? V5 है। अब V5 को हम क्या कहते हैं? कौन सा टेंस कहते हैं? क्या किस तरीके से V5 रिप्रेजेंट किया जाता है? प्रेजेंट। यस, प्रेजेंट। समझ आ रही है? और ये क्या है बेटा? ये हमारे पास क्या है? V4 है। V4 किसको रिप्रेजेंट करता है? कंटीन्यूअस को। अब जरा मुझे बताइए बेटा ये प्रेजेंट जो है ये क्या है? टाइम टाइम है। और इसके साथ ये क्या है? एक्शन। टाइम और एक्शन मिल जाए तो क्या बनता है? टेंस बनता है। अब देखिए और ये हमारे पास क्या हुआ? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। यानी इसने क्या किए? इसने हेल्प की किसकी? रिसाइटिंग टू रिप्रेजेंट द। समझ आ रही है? यही मतलब इस चीज को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। समझ आ रही है? अब जरा देखिए इसके बाद जो हम बात करें हमारे पास 3 वर्ब कहा सकते हैं किसी भी जुमले में। नंबर पर किसी भी जुमले में कितने हो सकते हैं? 3 वर्ब हो सकते हैं। 3 वर्ब कैसे हो सकते हैं? यानी हम यहां लिख सकते हैं 3 बाय वर्ड। अगर 3 वर्ब हो हमारे पास यानी इसको हम 3 वर्ब कहते हैं। अब देखिए 3 वर्ब में जो पहला वाला होगा बेटा हेल्पिंग वर्ब होगा, दूसरा भी हेल्पिंग वर्ब होगा, तीसरा मेन भी मेन वर्ब मेन वर्ब होगा, तीसरा मेन वर्ब होगा। समझ आ रही है किस तरीके से? अब जरा यहां पे मैं लिखता हूं कि he has been calling you since morning। He has been calling you since morning। अब जरा देखिए यहां पे बेटा कितने वर्ब है? मैंने बताया कि भाई सब्जेक्ट के बाद और अदर वर्ड से पहले क्या होगा? ये सारे के सारे वर्ब है कि नहीं? और सब्जेक्ट और अदर वर्ड्स के दरमियान में आएगा कि नहीं आपको? आएगा। अब जरा देखिए यही चीज को हम क्या करेंगे? इसी चीज को आप फ्रेज यानी वर्ब फ्रेज भी कह सकते हैं। इसको क्या कहेंगे? वर्ब फ्रेज भी कहते हैं। ठीक है ना? अब एक से ज्यादा जब लफ्ज हो तो क्या होता है? जो मीन देते तो वो वर्ब क्या होता है? फ्रेज होता है। समझ आ रही है? अब जरा देखिए बेटा ये क्या है? कितने वर्ब का इस्तेमाल है? ये नंबर 1 है तो क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब हुआ। ये क्या हुआ बेटा? नंबर 2 है तो हेल्पिंग वर्ब। और ये क्या हुआ? मेन वर्ब। अब देखिए इसके मतलब कौन करे? कॉलिंग। ये काम है ना? यस, काम तो ये है। समझ आ रही है? यानी मीनिंगफुल कॉलिंग है। बीन और हैज है ये मीनिंगफुल नहीं है। ये जस्ट हेल्प करता है किस चीज को? तो रिप्रेजेंट मेन वर्ब को, टू रिप्रेजेंट द टेंस। करेक्ट। किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जरा देखिए। अब आपको जैसे कि बताया कि भाई हैज हमारे पास क्या है बेटा? V5 है। बी हमारे पास क्या है बेटा? V3 है। और कॉलिंग हमारे पास क्या है? V4। अब जरा देखिए जब V5 है किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रेजेंट।
ये प्रेजेंट हो, V3 किसको रिप्रेजेंट करता है? परफेक्ट को, वेरी गुड। और साथ साथ जो V4 है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कंटीन्यूअस कंटीन्यूअस को रिप्रेजेंट करता है। आप जरा देखें प्रेजेंट हमारे पास बेटा क्या है? टाइम है। और परफेक्ट क्या है? एक्शन है। कौन सा एक्शन है? V3 परफेक्ट कौन किस Complete action. परफेक्ट एक्शन इज रिप्रेजेंट टू द कंप्लीट एक्शन, करेक्ट। एंड ये क्या है हमारे पास? एक्शन। कौन सा एक्शन है? जारी हो which is going on. जो जारी हो, गोइंग ऑन। अब जरा देखें तो क्या ये जो टाइम और एक्शन आपस में मिले तो क्या बनता है? Tense. टेंस बनता है। तो क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हुआ कि नहीं हुआ? तो यही चीज आपके सामने ये पेश हुआ है। ठीक है। अब लास्ट में जो हमारे पास है ना, पांच पे जगह नहीं आप यहां कर लें। अब देखिए लास्ट में किसी भी जुमले में 4 वर्ड आ सकते हैं। कितने वर्ड पाएंगे? 4। यानी 4 बाय वर्ड की हम बात कर सकते हैं। अब 4 बाय वर्ड से क्या बनाते हैं? यानी 4 वर्ड। करेक्ट। ये यूज की बात करो। यहां पे मैंने कहा वर्ड कितना पढ़ेंगे जो जुमले में इस्तेमाल है। हमें ये पता चलेगा एक सिंपल जुमले में कितने वर्ड का इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है। तो यूज का पता हो, हमारे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव सारी यही चीजें। अब देखिए यहां पे काले क्या है? ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ड है। ठीक है। अगर फिर मैं बात करूं क्लोज की बात करूं, काले में गोइंग लगा ले तो ये इंट्रांजिटिव वर्ड है। सबका इस्तेमाल इस जगह पे है। समझ आ रही है? इसमें कोई अदर दूसरा है नहीं। अब देखिए 4 जब फॉल हो तो पहले इसमें क्या होगा? जब पहला वाला होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? वो मॉडल वर्ड होगा। क्या होगा बेटा? मॉडल वर्ड होगा। और मॉडल वर्ड लाजिम बात है कि किसको रिप्रेजेंट करेगा? मॉडल वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? फ्यूचर। ऑलरेडी पता चल गया कि भाई हम अभी प्रेजेंट और पास्ट से निकल गए तो हम किस पे बात करेंगे? फ्यूचर असम्पशंस की बात करेंगे। गॉट इट? अब देखिए नंबर 2 जो होगा ये क्या हो जाएगा? ये हेल्पिंग वर्ब होगा। और नंबर 3 समझ आ रही है? जैसे हेल्पिंग वर्ब से ये भी हेल्पिंग वर्ब है, दोनों हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन ये मैं बात करूं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब से बात कर रहा है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। ये मत समझिए कि हेल्पिंग मॉडल वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये भी वर्ब हेल्पिंग वर्ब है। किसने? मेरा आपको बताया था। ठीक है। अब जरा देखिए नंबर 3 जो हमारे पास होगा ये भी हेल्पिंग वर्ब, लेकिन जो 4th वन होगा बेटा वो क्या होगा? मेन वर्ब। ठीक है। किस तरीके से मेन वर्ब होगा जरा समझिएगा। अब यहां पे मैं लिखता हूं कि they well have been playing over there. They have been playing over there. अब जरा देखिए मैंने क्या बताया कि बेटा सब्जेक्ट के बाद और अदर वर्ड्स के दरमियान में ये क्या हुआ बेटा? अदर वर्ड्स और ये क्या हुआ? सब्जेक्ट। इसके दरमियान में ये जो क्या है? फ्रेज है। फ्रेज क्या होता है? डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड होता है, लेकिन वो मीनिंग होता है कंप्लीट सेंस नहीं देता। ठीक है। अब ये फ्रेज है। अब इसमें क्या है बेटा? ये वेल हमारे पास किस चीज को जाहिर कर रहा है? मॉडल वर्ब को। और ये हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है? और ये बीइंग क्या है? हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं? और प्लेइंग क्या है बेटा? मेन वर्ब रहा कि नहीं रहा? तो अब जरा देखिए ये हेल्पिंग वर्ब का हमारे पास कौन सा वर्ब के साथ? ये वेल है। और ये क्या है? हैव है। और ये क्या है? बीइंग है और बीइंग है, सॉरी, और प्लेइंग है। अब देखिए यूनिट जैसे कि आप इसको देख ले तो ये किसको जाहिर कर रहा है? फ्यूचर फ्यूचर को जाहिर कर रहा है। यस सर ठीक है। और ये किसको जाहिर कर रहा है? ये प्रेजेंट को जाएगा फ्यूचर। यस यस ये हैव गिवन है। ठीक है। Yes, sir. हैव गिवन है। अब देखिए ये किसको जाहिर कर रहा है? प्रेजेंट ये है। No, sir. ये प्रेजेंट पे ये इसकी जरूरत है। यस सर इसकी जरूरत है। ये है हमने V1 इसकी इस्तेमाल किया क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद V1 का इस्तेमाल होता है। ये किसी उस चीज को जाहिर नहीं करता। लेकिन बीइंग किसको जाहिर करेगा? V3। और V3 क्या है? परफेक्ट है। और प्लेइंग क्या है बेटा? तो कंटीन्यूअस। अब देखिए अगर हम इसको देख लें तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो हमने ये जाना आज के जो टॉपिक था, आज का जो लेक्चर है वो हमने ये किया कि भाई कोई भी वर्ब जब इस्तेमाल हो, कोई भी वर्ब इस्तेमाल हो तो वर्ब हमारे जुमले में कितने, एक सिंपल जुमले में कितने वर्ब इस्तेमाल होते हैं? 4 वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं।
1 2 3 4 4 वर्ब को इस्तेमाल कर सकते हैं। got it? Yes, sir. उसमें पहला वाला जो है अगर 4 वर्ब हो तो पहला वाला क्या होगा? मेन वर्ब दूसरा वाला क्या होगा? पहला वाला मेन वर्ब, पहला वाला मॉडल वर्ब होगा और दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला। अगर 3 हो तो पहले 2 हेल्पिंग और फोर्थ वन थर्ड वन मेन वर्ब। अगर 2 हो तो पहला वाला हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब और अगर एक क्यों लेकिन हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब यहां तक बात क्लियर है? Yes, sir. कोई मसला तो नहीं? यहां तक जब हमने बात की तो यही है। अब देखिएगा पूरी की पूरी जो आपकी बात हुई है सर फ्यूचर में पहला वाला सर हेल्पिंग वर्ब सर वो V1 पे जाएगा रहेगा। कौन सा वाला? सर फ्यूचर में पहला हेल्पिंग वर्ब सर वो V1 पे जाएगा। फ्यूचर में जो पहला है वर्ब लाजमी बात है कि वेल अगर मॉडल वर्ब के बाद जो है वो किसी टेंस से टाइम या एक्शन को जाहिर नहीं करता। वो किसको वो भी V1 हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आप बात करें तो वहां पे भी अभी एक्शंस को जाहिर किए जाते हैं। ठीक है? वो एक्शन को डबल काम करते हैं, मल्टी फंक्शन करते हैं वहां पे। ठीक है? बिल्कुल यही है कि V1 को जाहिर करेगा और V1 से मुराद ये नहीं हुआ कि V1 से मुराद आप फिर उसे प्रेजेंट ले लें। फ्यूचर प्रेजेंट का भी होता है टेंस? नहीं होता। फ्यूचर या तो फ्यूचर टाइम हो या तो प्रेजेंट टाइम हो। टाइम एक ही आप लोग हैं, 3 किस्म के टाइम को एक ही टाइम देंगे तो फिर आप उसको समझ सकते हैं। उसको टाइम की बुनियाद पे क्योंकि V1 हमेशा के लिए किसको जाहिर कर रहा है? प्रेजेंट को जाहिर कर रहा है। यहां तक बात क्लियर है? Yes. कोई मसला तो नहीं है? No, sir. किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर No, sir. यहां तक क्लियर है? Yes, sir. क्वेश्चन ये हमारे आप अगर ये देखें तो पहला जो स्ट्रक्चर था वो हमारा क्लियर हुआ। सर हमें सब्जेक्ट का भी पता चला, वर्ब का भी पता चला और ऑब्जेक्ट का भी पता चला। यहां तक बात क्लियर है? Yes, sir. अब अगर दूसरी तरफ बात करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें हम किस चीज को पढ़ेंगे? उसमें दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट है। सर ये प्रेडिकेट क्या होता है? इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है? एक स्ट्रक्चर के यहां से बुनियाद होगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास एक जुड़ने का स्ट्रक्चर, बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस लेकिन फर्स्ट स्ट्रक्चर जो हम बात करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं और फिर हम प्रेडिकेट की बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है? Yes. यहां तो कोई मसला है? No, sir. क्वेश्चन है? No, sir. थैंक यू वेरी मच।